इस वीडियो में हम आज 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो है डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि हमारे जो चारों तरफ होते सारे मैटर ही है। जो भी चीज़ बनी है, बुक्स बनी है, टेबल्स बनी है, वॉल्स बनी है और डोर्स बनी है, ये सारे मैटर है। और मैटर किससे बना होता है? कोई ना कोई एलिमेंट होगा। और एलिमेंट किससे बने होते हैं? मॉलिक्यूल से बने होते हैं। और मॉलिक्यूल्स एटम्स से, ठीक है। और एटम्स किससे बने होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ओके, ठीक है। तो हमें जो है मैटर के बारे में जो है डिस्कस करना है। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। Anything that occupies space and has mass and is felt by sense is called matter. अब यहाँ पे देखिए, सपोज़ हमने बुक ली एक, ठीक है। उस बुक का क्या है, वो बुक अगर हम कहीं पे रखेंगे तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगी। उसका एक मास है, ठीक है। और फेल्ट बाय सेंस मतलब हम उसे अगर हाथ से टच करेंगे तो हमें मतलब सेंस, हम उसको फील कर पा रहे हैं, टच कर पा रहे हैं, ठीक है। तो वो फिर जिसमें ये तीनों कंडीशन हो जाएंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा? मैटर हो जाएगा, ठीक है। तो मैटर की क्या पहचान है कि जो एक तो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जिसके पास मास है और जिसे हम अपनी जो सेंस अपनी मतलब उसे फील कर सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं तो और टेस्ट कर सकते हैं, ये सारे जो हैं तो वो क्या हो जाएगा? फिर मैटर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, मैटर इज़ द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स द पंच तत्व। हम सभी कहते हैं ना कि हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें बनी है वो पंच तत्व से मिलकर बनी हुई हैं। और वो पंच तत्व क्या है? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, ठीक है। तो जितने भी हम जिन्हें देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, वो सारे मैटर किनसे बने हैं? इन 5 तत्वों से मिलकर ही बने होते हैं। ओके, अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब ये अभी हमने देखा कि जो मैटर है वो एलिमेंट, किसी न किसी एलिमेंट से बनेंगे या मॉलिक्यूल से बने होते हैं, ठीक है। और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किससे बने होते हैं? वो किसी एटम से बने होते हैं। और एटम जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बने होते हैं। तो जो ये मैटर बने हैं ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। अब जैसे आप कोई चॉक लीजिए, ठीक है, एक चॉक लीजिए, उसे आप तोड़ोगे तो छोटे छोटे पीसेस में, और जहाँ तक भी हमें पॉसिबल है वहाँ तक हम उसके छोटे छोटे करेंगे तो वो पार्टिकल्स में डिवाइड होता जाएगा, ठीक है। तो वो क्या है? वो उसके पार्टिकल्स है, उन्हीं पार्टिकल से मिलकर जो है चॉक बनी हुई है। इस तरीके से अगर हम ब्रिक्स को अगर ब्रेक करेंगे, ठीक है, जितना भी पॉसिबल हो, जितने भी छोटे पार्टिकल्स में हम डिवाइड कर सकें तो वो उसके पार्टिकल्स ही हम जो है उसके सारे पार्टिकल्स ही होते हैं और उन्हीं पार्टिकल्स से मिलकर जो एक ब्रिक्स बनती है। इसी तरीके से सारे मैटर्स जो हैं अपने अपने जो भी पार्टिकल्स हैं उनसे मिलकर बने होते हैं, ठीक है। अब है ये देखिए, जो फर्स्ट पॉइंट है क्या कह रहा है कि जो मैटर है, सारे के सारे मैटर जो है मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स, ठीक है। अब हमने देखो चॉक को तोड़ के मतलब सभी चीज़ों को हम जो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। तो पार्टिकल्स को हम तोड़ेंगे तो वो जो है सेपरेट हो जाएंगे, उन पार्टिकल्स के फॉर्म में ही टूट जाएंगे, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? वेकेंट स्पेसेस एग्जिस्ट इन पार्टिकल्स। अब देखिए जैसे ये सपोज ये एक ब्रिक्स है और इस ब्रिक्स में ये पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये पार्टिकल्स हैं। तो इन पार्टिकल्स के बीच में देखिए वेकेंट मतलब स्पेस है। तो यही बात ये कहना चाह रहा है कि मैटर जो है पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं और उन पार्टिकल्स के बीच में जो है कुछ खाली या वेकेंट जो है स्पेस होता है, ठीक है। फिर पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूस मोशन। कंटिन्यूस मोशन मतलब कि
कोई भी चीज़ हो, ठीक है, और जिनमें एनर्जी है, ठीक है, तो वो क्या होता है, उनमें मोशन होती है। अब आप ना कभी एक अंधेरे कमरे में देखेंगे, जाएंगे थोड़ा दिन में अंधेरे कमरे में कहीं से भी थोड़ा सा मतलब होल हो, तो वहाँ से एक रेज निकल के जाती है, तो आप उस रेज को देखना, उसमें जो है पार्टिकल्स ऐसे मूव करते रहते हैं, वो हिलते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं, ठीक है। तो वही ये कह रहे हैं कि जो मैटर्स होते हैं, जो मैटर्स के पार्टिकल होते हैं, वो हमेशा हमेशा जो है मोशन में रहते हैं, ठीक है। और अब नेक्स्ट पॉइंट है कि पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल्स हैं ना, ये देखिए, ये जो पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे के साथ इसलिए जुड़े होते हैं क्योंकि इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगा होता है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जो है एक दूसरे के पास, एक दूसरे से सटे हुए या एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, ठीक है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना हो तो ये एक दूसरे के क्लोज नहीं आएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब है हमारे पास कि स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है, कि अब जो है सारे के सारे जितने भी मैटर है हमारे चारों तरफ, वो एक ही स्टेट में तो होते नहीं कि सिर्फ सॉलिड सॉलिड हो या सिर्फ लिक्विड लिक्विड हो या सिर्फ गैसेस गैसेस हो, सारे। तो वो कोई लिक्विड में होता है, कोई सॉलिड में होता है, कोई गैसेस में होता है, तो इनकी जो ये सारी जो है क्या है, स्टेट्स हैं, ठीक है। तो हम इन्हीं स्टेट्स के बारे में हमें जो है डिस्कस करना है, ठीक है। तो देखेंगे, तो इन स्टेट्स को भी जो हमने जो है तो कई कैटेगरी में, कई बेसिस पे जो है इनको जो है डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो देखिए कि इनका क्लासिफिकेशन हमने कैसे किया हुआ है। एक तो देखिए बेस्ड अपॉन पार्टिकल्स अरेंजमेंट, ठीक है, पार्टिकल्स अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग हमने इन मैटर्स को जो है डिवाइड किया हुआ है या क्लासीफाई किया हुआ है। सेकंड, एनर्जी, जो पार्टिकल्स के अंदर जो एनर्जी होती है जिसके कारण वो जो मोशन में रहते हैं, हमेशा वाइब्रेट से करते रहते हैं, ठीक है। तो उस एनर्जी के बेसिस पे भी हमने जो है इन मैटर्स को जो है क्लासीफाई किया है। और थर्ड, अपॉन डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, ठीक है, कि पार्टिकल्स के बीच में अगर डिस्टेंस, ऐसे डिस्टेंस है या इतने दूर दूर हैं या बिल्कुल क्लोज क्लोज हैं, तो इस डिस्टेंस के बेसिस पे भी हमने जो है मैटर्स को जो है क्लासीफाई किया हुआ है, ओके। तो ये जो है इसके बेसिस हैं कि हमने किस किस बेसिस पे जो है मैटर्स को जो है क्लासीफाई किया हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये देखिए क्लासिफिकेशन है यहाँ पे, ये देखिए हमारे जो 5 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। फर्स्ट है सॉलिड, सेकंड है लिक्विड। सॉलिड जैसे ब्रिक्स ले लो, टेबल्स ले लो, कुछ भी ले लो जो भी ठोस होता है, या जिसमें ये कहिए कि अगर हम उसे बिल्कुल फ्री छोड़ दें तो उसको जो है वो मोशन में नहीं हो सकता। जैसे अगर हम वाटर को अगर ऐसे फर्श पे छोड़ेंगे तो वो मूव करता है ना, तो लिक्विड की यही पहचान है कि अगर उसे हम फर्श पर कहीं पे भी फ्री छोड़ेंगे तो वो मूव करता है, ठीक है, वो फ्लो करता है। बट सॉलिड जो है फ्लो नहीं करता, ठीक है, और वो हार्ड होता है, ठीक है। सेकेंड है गैस स्टेट है, प्लाज्मा स्टेट है, ये हमारी फोर्थ स्टेट होती है मैटर की, ठीक है। और ये फिफ्थ स्टेट होती है हमारी मैटर की, ठीक है। तो चलिए अब इन्हीं को हमें डिस्कस करना है। अब ये देखिए तीनों का पहले तो हमने कंपैरिजन करके जो है इसका देखेंगे कि क्या है ये क्या नहीं है, ठीक है। तो पहले सॉलिड का देखते हैं, ठीक है। ये देखिए सॉलिड में देखिए ये पार्टिकल्स, ये मैटर के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। ये जो है ये पिक्चर, ये जो है पार्टिकल्स है किसी मैटर में, ठीक है। तो ये देखिए कैसे अरेंज है, कितने क्लोज क्लोज हैं ये, ठीक है। तो हमारे सॉलिड में एक तो यही जो कि डिफरेंस है या जो एक करेक्टरिस्टिक होती है हमारी सॉलिड मैटर की, कि इसमें जब पार्टिकल्स बहुत क्लोज क्लोज होते हैं, ठीक है। अब जो है इसकी फर्स्ट जो है करेक्टरिस्टिक देखते हैं क्या है, कि फिक्स्ड शेप होती है एंड डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो मतलब इसकी जो शेप एंड वॉल्यूम जो है फिक्स होती है, ठीक है, डेफिनेट होता है, ठीक है।
ये नहीं कि चेंज करते रहेगी। जैसे हम वाटर को अगर लेंगे तो देखिए उसका वॉल्यूम तो फिक्स होता है, डेफिनेट होता है, बट उसकी शेप फिक्स नहीं होती है। क्यों? हम किसी क्योंकि वाटर का शेप तो वही होता है ना, जिस भी कंटेनर में या जिस वेसल में हम डालते हैं उसी का शेप ले लेता है, ठीक है। उसकी अपनी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है ना, तो वही चीज़ है। बट सॉलिड की क्या है, अपनी एक फिक्स शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ठीक है। लिक्विड में क्या है कि नो फिक्स शेप, ठीक है। ये तो उसी की शेप लेता है जिसके अंदर हम उसको रखते हैं, जिसके अंदर भी उसको कैप्ट करते हैं या पुट करते हैं, ठीक है। या जिस जिस भी बर्तन के अंदर या जिस वेसल के अंदर हम उसको जो है फिल करते हैं उसी की शेप ले लेता है ये, ठीक है। बट इसका वॉल्यूम जो है बिल्कुल डेफिनेट होता है। अगर हम 1 kg डाल रहे हैं तो 1 kg होता है, ओके। नेक्स्ट है ये देखिए गैसेस का कि नाइदर फिक्स्ड शेप होता है और ना ही इसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि गैसेस को अगर हम ज़्यादा कंप्रेस कर देते हैं ना, अगर प्रेशर लगा के, तो उनका वॉल्यूम जो है थोड़ा बढ़ जाता है। अगर उसको हम कंप्रेस ना करें और यूं ही फ्री करते हैं तो उनका जो वॉल्यूम है कम हो जाता है। तो इसलिए गैसेस का ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है और ना ही शेप फिक्स होती है। और देखिए इनमें इसके पार्टिकल्स देखिए कितने दूर दूर हैं, ठीक है। और ये लिक्विड के ये जो हैं थोड़े 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 दूर है, मतलब इनके बीच में डिस्टेंस थोड़ा कम है। लेकिन इनके अंदर जो सॉलिड के अंदर है पार्टिकल्स बहुत क्लोज होते हैं, बहुत क्लोजली अरेंज्ड होती है, अटैच्ड होते हैं। लिक्विड में थोड़ा दूर एज कंपेयर टू सॉलिड, ठीक है, तो थोड़ा दूर दूर होते हैं। लेकिन गैसेस में क्या है, बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं पार्टिकल्स, ठीक है। ये पिक्चर से ये देखिए क्लियर हो रहा होगा आपको। अब सेकंड क्या है, सेकंड पॉइंट में इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर स्मॉलेस्ट। इंटर पार्टिकल मतलब यही इनके बीच में जो डिस्टेंस है, इन्हीं की बात कर रहा है। तो ये देखिए इन पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है बहुत ही कम है, ठीक है। और यहाँ पे इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर लार्जर, किससे लार्जर? सॉलिड से लार्जर होता है। देखिए इनके बीच थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा है, ठीक है, थोड़ा लूजली पैक्ड है ये, ठीक है, एज कम्पेयर टू सॉलिड। और यहाँ पे देखिए इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर लार्जेस्ट, गैस में जो है लार्जेस्ट होता है, ठीक है। ये देखिए दूर दूर है ना, ये इनके बीच में जो है इंटर जो डिस्टेंस है काफ़ी दूर दूर होता है, ठीक है। अब ये देखिए फोर्थ, इनकम्प्रेसिबल। अगर हम किसी वॉल को या किसी ब्रिक को हम कंप्रेस करेंगे तो वो क्या, वो उसका साइज चेंज होगा? नहीं होगा ना, ठीक है। तो ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं, मतलब इनको हम दबा करके इनको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उनमें तो ऑलरेडी ही जो पार्टिकल्स है बहुत क्लोजली जो हैं अरेंज्ड होते हैं, अटैच्ड होते हैं। तो उन्हें दबाने से या कंप्रेस करने से उनके बीच में उनके इंटर जो डिस्टेंस है वो चेंज ही नहीं होगा, तो उसकी शेप में भी कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। बट लिक्विड में क्या होता है, इसमें थोड़ा सा जो है कंप्रेसिबल होता है, ठीक है, बहुत ही मतलब बहुत ही कम कंप्रेसिबल होता है। तो इसको अगर थोड़ा सा अगर हम इसको कंप्रेस करेंगे तो थोड़ा सा ही जो है इसके शेप में जो है चेंज हो सकता है, अदरवाइज बहुत नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। लेकिन गैसेस में क्या है, गैसेस को हम जो है बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। अब आपने एक गैस का नाम सुना होगा ना, एलपीजी, सीएनजी। सीएनजी का आपको फुल फॉर्म पता है क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस मतलब कि कंप्रेस की हुई, तो जो सीएनजी है उसे कंप्रेस करके जो है वो लिक्विड फॉर्म में हम लाते हैं, ठीक है। तो गैसेस जो है कंप्रेसिबल होती हैं, बट लिक्विड बहुत नेग्लिजिबल कंप्रेसिबल होता है और सॉलिड तो कंप्रेसिबल होता ही नहीं है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। और ये देखिए अब यहाँ पे ये जो है हमारे सॉलिड का है, ठीक है, ये सॉलिड है और ये लिक्विड है और ये गैसेस है, ठीक है। तो ये देखिए सॉलिड में इस वाले पॉइंट को देखते हैं कि हाई डेंसिटी एंड डू नॉट डिफ्यूज़। डिफ्यूज़ मतलब कि इनके पार्टिकल्स जो फैलते नहीं है ना, नहीं फैलते ना ये,
दूर दूर नहीं होते हैं, ठीक है। और हाई डेंसिटी होती है इनकी, ठीक है। और लिक्विड में क्या होता है कि डेंसिटी थोड़ी कम होती है, ठीक है। ये देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला जो है हमारा क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम होता है, ठीक है। ये डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। जैसे हम कभी ये नहीं कहते कि किसी एरिया की डेंसिटी क्या है, कि हमारे 1 किलोमीटर लैंड पर कितने परसेंट रह रहे हैं, 1000 रह रहे हैं, कहीं कहीं 1000 रहते हैं, कहीं कहीं 2 रहते हैं, तो वो डेंसिटी होती है, ठीक है। तो यहीं पर ये है डेंसिटी, मतलब हाई डेंसिटी, मतलब कि अगर एक छोटा सा अगर एक यूनिट हमने लेंथ अगर ब्रिक्स की लिए तो उसमें जो है पार्टिकल बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा पार्टिकल होंगे। अगर लिक्विड के ही इतने ही 1 यूनिट अगर हमने कुछ भी ले लिया तो उसमें पार्टिकल इससे कम हो गए। सपोज जैसे इसमें अगर 10 पार्टिकल है 1 यूनिट में, तो इसके 1 यूनिट में 80 होंगे। और अगर इसकी डेंसिटी क्या होगी कि इसके 1 यूनिट में सपोज 5 ही होंगे, 5 ही पार्टिकल होंगे, तो ये डेंसिटी होती है, ठीक है। तो सॉलिड की हाई होती है डेंसिटी, लिक्विड की थोड़ा कम होती है सॉलिड से, और गैस की बहुत कम होती है, ठीक है। और गैस तो डिफ्यूज़ मतलब फैलते हैं, हम ऐसे खुले छोड़ देंगे तो ना जाने वो कहाँ कहाँ पर जो है चली जाएगी, ठीक है। और लिक्विड को जैसे हम वाटर को अगर फ्लोर पे ऐसे पोर कर देते हैं या उसको रखते हैं या डाल देते हैं हम ऐसे ही, तो वो फ्लो करने लगता है, ठीक है। लेकिन सॉलिड थोड़ी ना फ्लो करता है या कहीं पे ऊपर उड़ता है, नहीं होता है ना वो, ठीक है। तो वही ये डिफ्यूज़ वाली प्रॉपर्टी कह रहा है ये, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट ये इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गेस्ट। अभी मैंने पीछे भी पता है कि जो ये हमारा ये सॉलिड में, यहाँ पे सॉलिड में जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो बहुत क्लोजली अटैच्ड होते हैं, ठीक है। ऐसे इनमें लिक्विड में क्या है कि इनके जो इंटर पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो थोड़ा वीक होता है, किसके कंपैरिजन में? सॉलिड के कंपैरिजन में, ठीक है। तो उसमें थोड़ा कम होता है, इसलिए उसके जो पार्टिकल्स है थोड़ा दूर दूर जो है अरेंज होते हैं, ठीक है। लेकिन गैसेस में क्या होता है कि इनके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ही वीक होता है, ठीक है। इसलिए उसके पार्टिकल्स जो हैं बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। और तो इसी के बेसिस पे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जिस भी मैटर के पार्टिकल्स के बीच में, अगर पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है तो वो पार्टिकल्स बहुत पास पास होंगे, ठीक है, बहुत पास पास होंगे। और अगर पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है तो उसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होंगे, ठीक है। अब ये लास्ट पॉइंट क्या है, यही जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स जो हैं आर वेरी क्लोजली पैक्ड, मतलब वही जो अभी यहाँ पे पीछे आपने देखा ना, ये पीछे ये देखिए ये बिल्कुल क्लोजली, ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल क्लोजली पैक्ड है ना, ये वही बात कर रहे हैं। तो इसमें सॉलिड्स में बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसमें थोड़े लूजली पैक्ड होते हैं, इसमें तो बहुत ज़्यादा लूज पैक्ड होते हैं, ठीक है। तो यही बात वो कह रहा है ये इसमें, ठीक है। तो ये पार्टिकल्स जो है बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं इसमें, और इसमें थोड़ा लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं, लेकिन इनमें तो बहुत दूर दूर ये फ्री होते हैं एक तरह से, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये देखिए प्लाज्मा, ये हमारी फोर्थ स्टेट थी ना। प्लाज्मा क्या होता है कि एक आयनाइज्ड
आयनाइज्ड फॉर्म होती है हमारी ये, ठीक है। आयनाइज्ड फॉर्म मतलब कि अगर जैसे अभी हमने बोला था कि एलिमेंट होता है, एलिमेंट के बाद क्या होता है, मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स के बाद क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, ठीक है। और एटम्स, अब इस एटम्स को भी अगर हम जब तोड़ देते हैं बहुत हाई टेम्परेचर पे, बहुत टेम्परेचर इंक्रीज़ करके तोड़ देते हैं, तो ये जो एटम है वो किस में जब ब्रेक हो जाता है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स में, ठीक है। और जब हम ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की फॉर्म में होता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आयनाइज्ड पार्टिकल्स बोलते हैं, ठीक है। या आयनाइज्ड जो हमारे एटम्स है या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे आयनाइज्ड हो जाते हैं, मतलब उनमें जो है चार्ज आ जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव वाला, ठीक है। तो ये हमारी जो है प्लाज्मा वाली स्टेट होती है, ठीक है। और ये बहुत हाई टेम्परेचर पे होती है, ठीक है। अब ये देखिए ये क्या है कि प्लाज्मा इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इज़ अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड से जो है ये अफेक्ट होता है और इलेक्ट्रिसिटी का तो बहुत अच्छा कंडक्टर है, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत इजीली इसमें से पास हो सकती है, ठीक है। अब इस प्लाज्मा के ये देखिए ये जो आप ये कह रहे हैं गुड कंडक्टर है, तो ये जो हमारे ट्यूबलाइट्स होते हैं ना, इसमें ये प्लाज्मा ही भरा होता है हमारे, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्लाज्मा लाइक गैसेज हैव एन इंडेफिनिट शेप एंड इंडेफिनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो इनमें जो है ये एक तरह से गैसेज ही हैं, बट ये आयनाइज्ड गैसेज होती हैं, तो इनका शेप और ये जो वॉल्यूम है इंडेफिनिट होता है, ओके। नेक्स्ट है हमारी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट नाम इसलिए पड़ा इसका क्योंकि एक जो सत्येंद्र नाथ बोस हमारे एक इंडियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके ऊपर थ्योरी को लिखा था। और उस थ्योरी को लिखने के बाद जो है इस थ्योरी को जो है हमारे इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस जी ने जो है आइंस्टीन्स जी को जो है इनको जो है दिया था वो थ्योरी, ठीक है। तो इसीलिए जो है इस स्टेट के आगे जो है इन दोनों के नाम से जो है इसको इस स्टेट को जो है नाम दिया गया, क्योंकि दोनों ने ही वर्क किया है, ठीक है। बोस जी ने थ्योरी दी थी और इन्होंने फिर एक्सपेरिमेंट करके इसको प्रूव किया था, ठीक है। और आगे भी इसके बाद भी 3 साइंटिस्ट ने जो है इसके ऊपर बिल्कुल प्रूव किया था, ठीक है। इनके ऊपर बिल्कुल एक्सपेरिमेंट करके इसको प्रूफ किया था सही, ठीक है। तो ये बस ये हमें इतना, वो उनके नाम वाम तो कुछ नहीं पूछेंगे अभी आपसे, बट इतना पता होना चाहिए कि हाँ इस बोस आइंस्टीन का नाम क्यों बोस आइंस्टीन कंडेंस पड़ा, ठीक है। तो यही है कि जो इंडियन साइंटिस्ट थे इन्होंने थ्योरी दी थी और इन्होंने इसके ऊपर वर्क किया था, ठीक है। अब आगे ये जो अभी हमने प्लाज्मा स्टेट पढ़ी है ना, प्लाज्मा स्टेट में क्या होता है, टेम्परेचर हाई करके हम जो है एटम को ब्रेक कर लेते हैं, आयनाइज फॉर्म में लेके आते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें क्या है कि मैटर को जो है या गैसेस को जो है हम जो है बहुत ही कम टेम्परेचर पे या एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे जो है, और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कितना होता है, 0 केल्विन। 0 केल्विन टेम्परेचर पे जब हम इसको कूल करते हैं किसी गैस को, तो वो कौन सी स्टेट में आता है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट में आता है, और वही जो हमारी है 5th स्टेट होती है, ओके। तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट इज अ स्टेट ऑफ मैटर दैट कैन अराइज एट वेरी लो टेम्परेचर, ठीक है। और वो लो टेम्परेचर क्या है, एब्सोल्यूट जीरो यानी कि 0 केल्विन, ठीक है। अगर सेल्सियस में अगर करेंगे तो -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये इसकी इक्वल होता है, ठीक है। द साइंटिस्ट हु वर्कड विद द बोस आइंस्टीन, ये वही बात लिखी हुई है, ठीक है। और ये इनको नोबेल पुरस्कार भी इसमें मिला हुआ है, ठीक है।
अब है कि द Bose-Einstein condense is all about molecules that are really close to each other, even closer than atoms in a solid। मतलब कि इस वाले स्टेट में क्या होता है ना कि इसे बहुत ज़्यादा कंप्रेस भी किया जाता है और बहुत ज़्यादा कूल भी किया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है एटम्स जो पार्टिकल्स हैं ना बहुत क्लोज आते हैं, हमारे बहुत क्लोजली आ जाते हैं, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे कह रहा है कि सॉलिड से भी ज़्यादा क्लोज पार्टिकल्स इसमें आ जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है कि मैटर कैन चेंज स्टेट। मैटर क्या स्टेट चेंज कर सकते हैं? कर सकते हैं। देखिए कैसे। जो हमारा वाटर है, वाटर हमें तीन स्टेट में मिलता है कि नहीं मिलता है? सॉलिड में एज आइस, लिक्विड में एज वाटर, एंड गैस। एंड गैस में कैसे मिलता है? वाटर वेपर्स, ठीक है। तो ये तीनों स्टेट में मिलता है और तीनों स्टेट में ये जो है, अब जैसे अगर हमारे पास कोई आइस का क्यूब है, आइस क्यूब है, अगर उसका हम टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज करते तो किस फॉर्म में चला जाएगा? लिक्विड फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है। और अगर हम जो वाटर को और टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, यानी कि उसको हम बॉईल करें, तो क्या होगा? वाटर वेपर होंगे, ठीक है। तो वो गैस स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर चेंज मतलब डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे जो है वाटर की डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाटर की ही चेंज होती है और औरों की भी होती है। जैसे आयरन की भी जो है, अगर हम उसे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे अगर हम उसको मेल्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे उसको ट्रीट करते हैं, तो वो भी मेल्ट हो जाता है, ठीक है। और भी मतलब मेटल्स हो जाते हैं हमारे। तो टेम्परेचर चेंज करने पे जो है हमारी स्टेट चेंज होती हैं, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज करेंगे तो चेंज होगा स्टेट्स में, ओके। और टेम्परेचर और प्रेशर पे भी, ठीक है। प्रेशर भी अगर चेंज करेंगे, कम करेंगे, ज़्यादा कम करेंगे, तो उससे भी हमारे जो मैटर की जो स्टेट जो है चेंज होती हैं, ठीक है। अब वो कैसे? जैसे ये देखिए, जब हम जो हमारी सीएनजी है वो है तो गैस, बट सीएनजी मतलब कंप्रेस, उस पर प्रेशर लगा दिया गया, मतलब उसको कंप्रेस कर दिया गया है, ठीक है। तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है फिर, ठीक है। तो प्रेशर एंड टेम्परेचर को चेंज करने से जो हमारी मैटर्स के स्टेट जो है चेंज हो जाती हैं, ओके। अब ये वही चीज़ लिखी हुई है, सॉलिड आइस है, ये लिक्विड है, ठीक है, वाटर है, ये देखिए वाटर वेपर है, वही चीज़ लिखी हुई है। सब्लिमेशन देखिए अब क्या है। सब्लिमेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, ठीक है। द चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग, वेपर्स इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग, ठीक है। क्या है कि ये एक सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट गैस स्टेट में चेंज हो रहा है और गैस से डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में चेंज हो रहा है, तो उस जो हमारी जो प्रोसेस है उसी को हम जो बोलते हैं क्या है? सब्लिमेशन है, ठीक है। क्योंकि वैसे क्या होता है कि अगर सॉलिड स्टेट में है तो पहले वो लिक्विड में जाएगा, फिर लिक्विड से सॉलिड सॉरी गैस में जाएगा। बट इसमें क्या हो रहा है कि वो बीच की स्टेट में जो है उसको स्किप कर रहा है, सॉलिड टू गैस, गैस टू सॉलिड जा रहा है, ठीक है। तो इसी एक स्पेशल जो हमारी प्रोसेस है उसमें, जिसमें जो ये हमारी मैटर्स की जो स्टेट चेंज हो रही है, सॉलिड टू डायरेक्टली गैस और गैस डायरेक्टली टू सॉलिड, तो उसी प्रक्रिया को या उसी प्रोसेस को जो है सब्लिमेशन बोला गया है, ठीक है। अब ये होता किस किस का है? तो ये देखिए यहाँ पे हमारी, ये देखिए एग्जाम्पल है, अमोनियम क्लोराइड है और कफूर आयोडीन। ये कफूर, ये जो वाइट वाइट जो बॉल्स होती हैं ना, गोलीज होती हैं, जो हम क्लोथ्स में रखते हैं कि उनमें कहीं कीड़े वगैरह कुछ ना लग जाएं, ठीक है। तो ये जो है वही चीज़ है, ये कफूर
और कपूर हम जो हवन करते टाइम भी हम जो लेते हैं ना, वो ऐसे चॉकलेट टाइप में, क्यूब्स टाइप में होता है, कपूर होता है। और एक, ठीक है, तो वो हवन जब हम करते हैं तो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और जो हम नेफ्थलीन की जो हम गोलीज या जो बॉल्स होते हैं जो क्लोथ्स में रखते हैं, वो भी डायरेक्ट सॉलिड से उसमें चला जाता है गैस में, ठीक है। तो ये दो तो हम जो है अपने घरों में जो है इनके एप्लीकेशन भी देखते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्टली जो है सॉलिड तो गैस में चले जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये देखिए इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। अभी थोड़ा हमने पीछे भी डिस्कस किया है, तो यहाँ पे और देख लेते हैं क्या और चेंज हो रहा है यहाँ पे, क्या और इसके इफेक्ट है, ठीक है। तो ये देखिए द टेम्परेचर इफेक्ट ऑन हीटिंग अ सॉलिड varies depending on the nature of the solid and the conditions required in bringing the change, ठीक है। तो नेचर पे तो डिपेंड करेगा ही, क्योंकि अब देखिए ब्रिक्स भी सॉलिड होती हैं, आयरन भी सॉलिड होता है, बट ब्रिक्स को हम गर्म करेंगे या हीट करेंगे उसको कितने भी हाई टेम्परेचर पे, तो वो सॉलिड तो सॉलिड ही होता जाएगा। ब्रिक्स जो है रेड ही होती जाएगी, रेड से काली हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आयरन में क्या करेंगे, अगर हम आयरन को ज़्यादा हीट पर गर्म करेंगे तो वो क्या फिर मेल्ट होने लगती है, ठीक है। तो नेचर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, कि उसकी स्टेट चेंज होगी मैटर की या नहीं होगी टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे, ठीक है। ठीक है, तो अब देखिए ये फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस which overcomes the force of attraction between the particles, thereby solid melts and is converted to a liquid। अब देखिए इसको थोड़ा ध्यान से समझिए, यहाँ पे एक काइनेटिक एनर्जी की बात कह रही है, ठीक है। यहाँ पे एक काइनेटिक एनर्जी की बात हुई हमारी। तो काइनेटिक एनर्जी वो है कि अगर कोई भी मैटर या कोई भी थिंग जो मोशन में है तो वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी। मतलब जिस भी एनर्जी की वजह से अगर मैटर्स के पार्टिकल्स में जो है मोशन या मूवमेंट हो रहा है तो वो एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। ठीक है, या ये कह लीजिए कि मोशन की वजह से ही या मूवमेंट की वजह से ही काइनेटिक एनर्जी जो है प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ये भी हमें पता है कि जो मैटर में जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते रहते हैं, मतलब मोशन है, मतलब उनमें काइनेटिक एनर्जी है क्योंकि वो उनमें मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि ये देखिए सपोज यहाँ पे एक बना हुआ है, ठीक है, ब्लॉक बना हुआ है और इसमें ये पार्टिकल्स हैं। अगर ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, ये बहुत मतलब क्लोजली, मतलब इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये अगर ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो इनकी जो मूवमेंट, जो काइनेटिक एनर्जी है वो थोड़ा कम होगी। मतलब वो थोड़ा जैसे ये है, इतना से इतना, इतना से इतना जो है मूवमेंट होगा, ठीक है। लेकिन अगर इनकी मूवमेंट, इनकी काइनेटिक एनर्जी जैसे यहाँ से इतनी इतनी हो गई, इतनी इतनी हो गई, इतने दूर दूर मतलब मूवमेंट होने लगी, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इनका कमज़ोर पड़ जाएगा, ठीक है। मतलब एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, एनर्जी जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे भारी पड़ जाएगी और वो जो है पार्टिकल्स फिर जो है दूर दूर हो जाएंगे, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है कम पड़ गया है और अब वो दूर दूर ब्रेक होने लग जाएंगे और फिर वो जो है दूसरी स्टेट यानी कि लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जब हमारे क्लोजली पैक्ड है तो वो ये इतना इतना जो है थोड़ा थोड़ा मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा उन्होंने मूव कर दिया तो ऐसे मूव हो जाएगा और वो उनका जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है कम हो जाएगा एज़ कंपेयर टू उनकी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और उनके बॉन्ड टूट जाएंगे और तो फिर वो जो है उनकी स्टेट चेंज हो जाएगी, ओके। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी बहुत ही इम्पोर्टेंट एनर्जी है क्योंकि मूवमेंट है
काइनेटिक एनर्जी की वजह से मूवमेंट होती है पार्टिकल्स में, और मूवमेंट अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम पड़ जाएगा, टूट जाएगा, और फिर पार्टिकल्स जो है बहुत दूर दूर हो जाएंगे और फिर वो लिक्विड स्टेट में चला जाएगा। ओके, चेंज हो जाएगा। फिर देखिए सेकंड पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब मेल्टिंग पॉइंट में भी बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। तो क्या है मेल्टिंग, मतलब मेल्ट से ही ले लीजिए कि वो टेम्परेचर जिस पॉइंट पर, जिस टेम्परेचर पे हमारा जो मैटर है यह सॉलिड है, मेल्ट करना जो क्या हो जाए, स्टार्ट कर जाए, मेल्ट करना स्टार्ट हो जाए, तो उसी टेम्परेचर को क्या कहेंगे, उस पर्टिकुलर सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। ठीक है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 केल्विन। ठीक है, मतलब जब 0 डिग्री सेल्सियस होता है तो हमारी जो वाटर है वो आइस फॉर्म में चला जाता है, लेकिन बस 0 डिग्री से अगर थोड़ा सा ही अगर ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो फिर वो लिक्विड फॉर्म में आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट यही कहना चाह रहा है। ओके, तो मतलब ये सिर्फ क्या, ये जो 0 डिग्री सेल्सियस है या थोड़ा सा ऊपर जो है, ये किसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, वाटर का होगा। अब जैसे आयरन का है तो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट जो है 0 नहीं है, उसका बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा, क्योंकि वो 0 पे थोड़ी ना मेल्ट करना शुरू करेगा, वो तो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे मेल्ट करना शुरू करेगा। तो अलग अलग सॉलिड्स मैटर्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो अलग अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज change of solid state into liquid state is also known as fusion। ठीक है, फ्यूजन in the process of melting that is change of solid state into liquid state is known as फ्यूज़न। मतलब कि वो फिर उसमें विखंडन मतलब टूटना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसे फ्यूज़न भी बोलते हैं, क्योंकि वो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जा रहे हैं। ठीक है, तो पार्टिकल्स ब्रेक हो रहे हैं थोड़े थोड़े, उनके बीच में डिस्टेंस भी जो है ज़्यादा हो रहा है, तो वो फ्यूज़न हो जाएगा क्योंकि उनमें थोड़ा जो है टूटना शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को जो है फ्यूज़न बोलते हैं हम। ओके, क्योंकि पार्टिकल्स जो है ब्रेक हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। अब जैसे हमने पीछे इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर पढ़ा था, अब इसी तरीके से हमारा जो है प्रेशर को अगर चेंज करते तो उससे भी कुछ न कुछ चेंजेस होते हैं मैटर या मैटर्स के स्टेट्स में। ठीक है, तो वो क्या चेंज होता है वो देखना है हमें। अब फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। अप्लाइंग प्रेशर एंड तो प्रेशर को अगर हम इंक्रीज़ करेंगे या डिक्रीज़ करेंगे तो मैटर की स्टेट जो है चेंज होती है। ठीक है, अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। ठीक है, अगर हम जो है गैसेस को हाई प्रेशर पे जो है इसको कंप्रेस करेंगे तो वो लिक्विफाई हो जाएंगे, और अगर प्रेशर को हटा लिया जाएगा तो वो फिर से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, अब ये देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। ठीक है, उसे हाई प्रेशर पे हम स्टोर करते हैं तभी वो जो है क्या होता है, सॉलिड स्टेट में रहता है। ठीक है, अदरवाइज वो गैस स्टेट में ही रहेगा। ठीक है, सॉलिड
कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट ऑन डिक्रीजिंग ऑफ प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेरिक, ठीक है, विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट. दिस इज द रीज़न दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस. क्योंकि वो लिक्विड स्टेट में तो जाता ही नहीं है, क्योंकि वैसे क्या होता है कि अगर कोई सॉलिड स्टेट में तो वो पहले लिक्विड में जाएगा और फिर क्या होगा, गैस स्टेट में जाएगा. इस तरीके से हमारा वाटर चेंज होता है ना. बट क्या है कि इसमें अगर प्रेशर को हम ज़्यादा करेंगे, कंप्रेस करेंगे उस पर, और कार्बन डाइऑक्साइड को कंप्रेस करेंगे ज़्यादा प्रेशर पे, तो वो सॉलिड में चला जाएगा. और अगर प्रेशर को हटा लिया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, फिर गैस स्टेट में चला जाएगा. ठीक है. अब नेक्स्ट है हमारा क्या है, लेटेंट हीट. लेटेंट हीट एक, अब ये देखिए हर मैटर में क्या आता है कि एक अपनी गुप्त ऊष्मा यानी कि एक छुपी हुई ऊष्मा या एक लेटेंट हीट. जो लेटेंट का मीनिंग है वो गुप्त यानी छुपी हुई. तो हर मैटर के अंदर एक लेटेंट हीट होती है. ठीक है. जैसे हमारी बॉडी का हमेशा एक टेम्परेचर क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना, 37 डिग्री सेल्सियस. तो वो ये मान सकते हैं कि ये हमारा लेटेंट हीट है. इतना हीट तो हमारा मतलब हमारी बॉडी जो है फॉर्म होनी ही चाहिए. ठीक है. तो उसी तरीके से ये जो द हिडन हीट विच ब्रेक्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट. जो चेंज ऑफ स्टेट के टाइम पे जो लेटेंट हीट वर्क कर रही होती है, जो छुपी हमारी जो लेटेंट हीट होती है, जो मतलब जो हीट होती है, जिस हीट पर जो है हमारे जो पार्टिकल्स जो है दूर दूर यानी उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमज़ोर हो जाता है, तो उसी हीट को जो बोलते हैं हम लेटेंट हीट बोलते हैं. ओके. आगे हमारा एवापोरेशन एंड बॉइलिंग. एवापोरेशन एंड बॉइलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है. ये देखिए क्या डिफरेंस होता है. एवापोरेशन में क्या है, अगर जैसे हमने कोई एक वेसल लिया, एवापोरेशन में यह है कि अगर हम जैसे किसी एक वेसल में, किसी बर्तन में वाटर को जो है गैस पर हीट करने के लिए रख देंगे, तो पहले क्या होता है कि अब रखते ही या थोड़ी देर बाद भी जो है वाटर जो है बॉईल होना तो स्टार्ट नहीं होता, लेकिन उससे पहले वाटर वेपर तो निकलने शुरू हो जाते हैं ना. ठीक है. और बॉईल कब होता है, बहुत ज़्यादा, जब वो ऊपर पानी थोड़ा ज़ोर ज़ोर से उछलने लगता है तो वो बॉईल होता है. ठीक है. तो मतलब कि बॉईल होने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए. लेकिन इवेपोरेशन में क्या होता है कि वो टेम्परेचर जिस पर जो है वाटर वेपर जो है प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए, वो टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पे तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं कि जो एवेपोरेशन टेम्परेचर है. और ये जिस टेम्परेचर पे, जिस हाई टेम्परेचर पे वाटर जो बॉईल करना जो स्टार्ट कर देता है, उसे हम बोल देते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग टेम्परेचर हो गया. ठीक है. तो वाटर का जो बॉइलिंग जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं. ओके. तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट. ठीक है. तो वो तो हम अभी स्टार्टिंग से ही देखते आ रहे हैं कि जो मैटर्स के जो पार्टिकल्स है वो मूवमेंट में होते हैं, मूव करते रहते हैं, एट रेस्ट पे नहीं होते हैं. ठीक है. एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड, सॉलिड, देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी. मतलब काइनेटिक एनर्जी मतलब जो कि वो कितने धीरे मोशन में है या कितने ज़्यादा मोशन में है. ठीक है. मतलब कि अगर कोई ज़्यादा तेज़ दौड़ता है, कोई थोड़ी धीरे धीरे दौड़ता है, तो उसी तरीके से है कि सॉलिड में थोड़ा कम इनकी काइनेटिक, मतलब सॉलिड मैटर्स में जो पार्टिकल्स है वो थोड़ा मूव करते हैं, उनमें थोड़ी मूवमेंट होती है, क्योंकि उनमें तो जो स्पेस होता है, डिस्टेंस होता है वो भी कम होता है, तो वो वैसे भी थोड़ा ही मूवमेंट होती है उनमें. लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा मूवमेंट होती है क्योंकि उनमें स्पेस भी थोड़ा ज़्यादा होता है. और गैस स्टेट में क्या होता है, गैसेस में
उनमें उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है क्योंकि वो ज़्यादा मूव कर पाते हैं, क्योंकि उनके बीच में स्पेस ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हर जो लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट एंड गैस स्टेट में जो है हमारा काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इन द केस ऑफ लिक्विड अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल्स एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर। ठीक है, तो वही चीज़ें हम जो वही चीज़ें पढ़ रहे हैं पहले से ही कि जो हमारे लिक्विड्स हैं, अगर लिक्विड्स का थोड़ा सा अगर हम उसकी जितनी उनकी नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी है उससे ज़्यादा मूवमेंट अगर उनमें हो जाएगी तो उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जो है ओवरकम कर जाएंगे और वो जो है उनका जो क्या कहते हैं स्टेट चेंज हो जाएगी, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे फिर। ठीक है, ये लास्ट वाला पॉइंट क्या है कि दिस फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ठीक है, तो इवेपोरेशन हमेशा बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे होता है, ये बस थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि बॉइलिंग जो है थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर पे होता है। आगे चलते हैं। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग एवेपोरेशन को क्या कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं? द रेट ऑफ एवेपोरेशन इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। ठीक है, मतलब अगर हमने ज़्यादा बड़े बर्तन में अगर हमने उसको लिक्विड को रख दिया है तो ज़्यादा एवेपोरेशन होगी। मतलब जैसे ये समझिए आप कि अगर हमने एक बाल्टी में पानी भर के रख दिया, उसका थोड़ा सा ही सरफेस एरिया होता है तो थोड़ा सा एवेपोरेट होगा वाटर, लेकिन अगर हम सी या ओशन की बात करें तो उनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर वेपर बनेंगे और बहुत ज़्यादा एवेपोरेशन होगा। तो एक चीज़ क्या हमारी यहाँ पे फैक्टर अफेक्टिंग है कि सरफेस एरिया, अगर इतना सा कोई सरफेस एरिया तो यहाँ से कम पानी जाएगा, एवेपोरेट होगा। अगर इतना बड़ा एरिया है तो ज़्यादा पानी एवेपोरेट होगा। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है। ओके, सेकेंड है विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट। ठीक है, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर लेंगे और वो जो है फिर लिक्विड से गैस स्टेट पे चले जाएंगे। ठीक है, और थर्ड पॉइंट क्या है? ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। ठीक है, जो वाटर वेपर है, जितनी ज़्यादा वाटर वेपर हमारे जो एयर में प्रेजेंट रहेंगे उतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी। जितना कम वाटर वेपर हमारे एयर में प्रेजेंट रहेंगे ह्यूमिडिटी उतनी ही कम होगी। ओके, द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर। ऑब्वियस सी बात है, मतलब अगर एक सपोज 100 डिग्री सेल्सियस है तो ये कहना चाह रहा है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे सपोज कि वो 100 किलो या लीटर वाटर वेपर को ही जो है होल्ड कर सकते हैं। मतलब ये है कि किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक डेफिनेट अमाउंट ही जो है अमाउंट के वाटर वेपर को ही जो है होल्ड करता है हमारे एयर में। ठीक है, अगर उस अमाउंट से ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर क्या होगा? फिर क्या हो जाता है? फिर थोड़ा गीला गीला लिक्विड सा होने लगता है। ठीक है, फिर ह्यूमिडिटी सी होने लगती है। ठीक है, चिपचिपा होने लगता है। ठीक है, इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज़ ऑलरेडी हाई
द रेट ऑफ इवोपरेशन डिक्रीजेज। हाँ, अगर ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा हो जाती है तो इवोपरेशन की जो रेट है वो कम हो जाती है। वो इवोपरेशन रेट को क्यों डिक्रीज़ कर देगी? क्योंकि वो ह्यूमिडिटी जो है टेम्परेचर को कम करेगी, ठीक है, क्योंकि वो कूल करती है एयर को, ठीक है। तो इसलिए जो इवेपोरेशन की जो रेट है वो डिक्रीज़ हो जाएगी अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। ओके, ज़्यादा का मतलब क्या है कि वहाँ पे वाटर वेपर ज़्यादा है, ठीक है। विंड स्पीड, द हायर द विंड स्पीड द मोर इवेपोरेशन। अब ये तो जनरली कपड़े सुखाने के लिए टांगे होंगे, ठीक है, डाले होंगे, तो ज़्यादा अगर हवा चलती तो जल्दी सूख जाते हैं ना। तो वही ये है कि अगर हमारी जो विंड स्पीड है या जो हवा जो हमारी चलती है अगर वो ज़्यादा तेज़ होगी तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा, उसकी रेट ज़्यादा होगी। और अगर विंड स्पीड जो है कम होगी तो वो इवेपोरेशन जो है कम होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये देखिए, इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। क्यों क्यों कूलिंग को कॉज करेगा इवेपोरेशन? क्यों, जब एवेपोरेशन होता है तो क्या होता है, वाटर वेपर बनते हैं, ठीक है। और जब वाटर वेपर हमारे एयर में एक डेफिनेट अमाउंट से ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर क्या ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो थोड़ा चिपचिपा यानी थोड़ा कुल कुल होता है, ठीक है। तो इसलिए ये जो है कूलिंग को जो है कॉज करता है, ठीक है। The particles of liquid absorb energy from the surrounding to regain the energy lost during evaporation, ठीक है। मतलब ये क्या कह रहा है कि जब टेम्परेचर हाई हो जाता है, ठीक है, तो क्या ये जो हमारे वाटर वेपर है वो हल्के हो जाते हैं। और जब वो ऊपर जाके क्या होते हैं कि उनका टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाता है, वो क्या हो जाते हैं, कूल हो जाते हैं। और जो वो है लिक्विड फॉर्म में हो जाते हैं और उनका जो टेम्परेचर गिर जाता है तो वो थोड़े ठंडे हो जाते हैं और भारी हो जाते हैं, ठीक है, और लिक्विड फॉर्म में भी आ जाते हैं। इसलिए जो है ये कूलिंग को कॉज करता है इवेपोरेशन, ठीक है। अब इवेपोरेशन वर्सेस बॉइलिंग, ये थोड़ा पीछे भी हमने देख लिया है कि जो है जो इवेपोरेशन हमेशा बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे होता है। ओके, एवेपोरेशन इज़ अ सरफेस फिनोमिना। सरफेस में, क्योंकि ये सरफेस पे डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा सरफेस है तो ज़्यादा एवेपोरेशन होगा और कम सरफेस है तो कम एवेपोरेशन होगा, ठीक है। तो ये चीज़ तो हमने पीछे देख ली, वही चीज़ें फिर से हो क्या है, ठीक है। आगे चलते देखते हैं। आगे कुछ भी नहीं है, ये बस एक क्या है कि केल्विन और सेल्सियस में थोड़ा सा रिलेशन है। तो ये देखिए एक छोटा सा रिलेशन है, बस इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा और कुछ नहीं है इसमें इस काम का। ओके, ये जो है रिलेशन है, बस इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए। ओके, तो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। ओके, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ओके।